वहाँ से संबंध कायम करते हैं, तो जनता वही सब देखती है, समझती है। जबकि नरेंद्र मोदी लगातार वहाँ पर जा रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद जा रहे हैं। बड़े सारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो चुनाव जीत, अब रायबरेली का उदाहरण लीजिए। रायबरेली में सोनिया गांधी लगातार वहां से चुनाव जीतती रही हैं, लगातार उनकी गांधी परिवार की जीत रही है। लेकिन पिछली बार जब वो जीती तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि उसके बाद वो जो उनकी जीत का जो उनका सर्टिफिकेट था वो लेने तक रायबरेली नहीं गई। तो आप सोचिए कि आप सिर्फ जनता के बीच चुनाव के लिए पहुंचते हैं तो जनता ये बात देखती है। जबकि नरेंद्र मोदी का कनेक्ट है, वो लगातार लोगों के बीच जाते हैं और ये उनकी बड़ी ताकत है। बिल्कुल, ये जो बात जो आप कह रहे हैं अशोक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए विनोद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब विनोद जी, आपको लगता है कि 2014 के बाद से राजनीति की परिपाटी में एक विश्वास बहाली की जो परंपरा शुरू हुई है, जिसमें सिर्फ राजनीति ही नहीं है बल्कि सेवा भाव के साथ जुड़ना और काम करने के आधार पर उस जुड़ाव को आगे और मजबूत करना, क्या उस प्रकार की परिपाटी को देखते हुए आज ये तस्वीरें भी उस दिशा में बढ़ते हुए विश्वास बहाली को बयां कर रही हैं? विनोद जी, बहुत बढ़िया सवाल किया है आर्यन आपने। और आप ये देखिए कि तीसरे टर्म के लिए कोई एक सांसद जो बनारस के काशी के सांसद है, वो आज काशी में आए हैं और कल शायद उनका नामांकन है। और उसके साथ में अगर लोगों की ये भारी भीड़ आप देखते हैं, जो लाखों लोग इस 5 किलोमीटर के दोनों काफिले से गुजरते हुए आप लोगों की भीड़ देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि उस सांसद का, उस प्राइम मिनिस्टर का अपने लोगों से कितना कनेक्ट है। और ये जब आप इस भारत के साथ में अगर आप दुनिया के किसी दूसरे देशों में देखेंगे तो शायद किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरह का नजारा आपको शायद नहीं दिखाई देगा। तो ये एक सांसद का एक नेता का अपना व्यक्तित्व होता है, उसका एक लगाव होता है जो अपने क्षेत्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति वो किस तरह का एक भाव और किस तरह की अपने संवाद को कायम रखता है। तीसरी बार के लिए मोदी यहाँ उतर रहे हैं, तीसरी बार के लिए कल वो नामांकन दे रहे हैं। लेकिन आप ये जब भीड़ को देखेंगे और उस ललक को देखेंगे तो आप डेफिनेटली इस बात को स्वीकार करेंगे कि लोगों की इस भीड़, लोगों की ये ललक और लोगों की जो ये काफिलों के साथ जो दौड़ते हुए हुजूम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उसने इस बात को माना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस काशी को संभाला है, यहाँ की विरासत को संभाला है, इस देश को एक काशी के रूप में पुनः प्रतिस्थापित किया है। ये एक बड़ी की बात है। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उस बात को देखिए कि अशोक जी कह रहे थे कितना बदला है ये बनारस और कैसी काशी की खूबसूरती लौटी है। तो हमें याद करना चाहिए इस बात को कि देश के आजाद हुए 75 साल हुए हैं और जब हम गांधी से प्रेरणा लेके इस चीजों को देखते हैं और गांधी जी का मॉडल ही अपने साथ में रखते हैं, तब उस समय में देखिए कि 1903 ईस्वी में गांधी जी यहाँ आए थे और गांधी जी अपने डायरी में लिखते हैं कि जब वो काशी पहुंचे थे बाबा विश्वनाथ के उस दर्शन करने के लिए और वहां जब उन्होंने गंदगी देखी थी तो गांधी जी ने लिखा था कि अगर हम अपने धार्मिक प्रतिष्ठानों को, अपने प्रतिष्ठित जो धार्मिक स्थान है उसकी साफ सफाई नहीं रख पाते हैं, उसकी भव्यता को नहीं बना पाते हैं, तो स्वराज मांगने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये गांधी जी के शब्द थे। अब ये सवाल तो जरूर ये पूछा जाएगा कि आजादी के इतने सालों के बाद भी काशी की भव्यता क्यों नहीं लौटी। काशी की जो एक सांस्कृतिक राजधानी है इस देश की, उसके सूत्र क्यों नहीं पूरे दुनिया में और पूरे देश में बने कि काशी ही इस देश की एक मूल पहचान है। जो एक सांस्कृतिक राजधानी मैं इसलिए कहता हूँ कि उत्तर भारत के जितने भी लोग काशी जाते होंगे उससे कहीं ज्यादा दक्षिण भारत का काशी के प्रति एक आकर्षण है, पूरब के भारत के काशी के प्रति एक आकर्षण है। इसलिए काशी को जब आप देखते हैं तो काशी एक शहर नहीं है, काशी एक भौगोलिक, जो आप भारत के इस पे देखें तो पूर्वांचल का एक हिस्सा नहीं है, काशी कन्याकुमारी का भी उतना ही है, काशी तमिलनाडु के उस दूर दराज गांवों का भी उतना है जितना मणिपुर के लोगों का है, जितना बिहार के लोगों का है। तो वो एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन है कल्चरल में अगर आप उसको देखें तो इस तरह के सांस्कृतिक केंद्र जो भारत का है, इस विभूति केंद्र को जब काशी विश्वनाथ में जो कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ इसके राजा है, तो उसको क्यों अनदेखी हुई थी, यह सवाल तो लोगों के मन में है। और यहाँ जब आप देखते हैं बात कलाकारों को एक तरह से आप देखिए फोक आर्टिस्ट पूरे के पूरे काशी के इन सड़कों पे आपको जैसे तीन जब मिलेंगे तो
ये लगता है कि ये भाव सिर्फ कोई एक वर्ग का, समाज का नहीं है, ये भाव पूरी काशी का है। कहाँ जहाँ जहाँ लोग अपनी संस्कृति के हैं, जो अपनी विरासत को संभालने वाले लोग हैं, वो देखिए अलग अलग परंपराओं में किस तरह से मोदी के इस भव्य रैली का एक हिस्सा बने हैं। तो ये इसलिए हुआ है कि जब आपने काशी को अपना माना है, जब आपने भारत के सांस्कृतिक सूत्र को एक स्थापित करने के लिए काशी को एक माध्यम माना है। तो आज मैं सुन रहा था, अपने ही चैनल पे दिख रहा था, जो बनारस के सीईओ बता रहे थे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के, कि पर डे वहाँ 3 लाख लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। तो आप सोचिए कि जिस जगह में तीर्थ यात्री 3 लाख रोज पहुंच रहे हैं, उस जगह की इकोनॉमी के क्या हुआ होगा। तो ये सोशियो इकोनॉमिक ने काशी की एक सूरत बदली है। आज अगर जो लोग रोजगार की बात कहते हैं, जो लोग वहाँ छोटे छोटे कामगारों की बात करते हैं, उनको एक बार काशी एक शोकेस के रूप में देखनी चाहिए। वहाँ जो रुद्राक्ष का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने इसमें बनाया था, वो एक डेडिकेटेड है हस्तकरघा और हस्तशिल्पकारों के लिए। विनोद जी, आपकी आवाज जो है वो दब रही है, क्योंकि इतना जबरदस्त वहां मंत्रोच्चार, डमरू बज रहे हैं, लोग जिस तरह से उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, उसमें आपकी आवाज जो है वो दब कर आ रही है। लेकिन मैं ये दृश्य देखिए किस तरह से पूरा काशी भगवामय है और कैसे सजाया, और आप सड़कों पर भीड़ देखिए, लोग आनंद में कैसे झूम रहे हैं, डमरू बज रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर विनोद जी एक जानकारी और अपने दर्शकों को भी दे दूं, अभी जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया प्रधानमंत्री के वाराणसी जाने पर, और उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किए हैं, और मुझे इन सवालों को देख के थोड़ा सा अचंभा इसलिए हो रहा है क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये सवाल पूछने से पहले उन्होंने रिसर्च तक नहीं करी। उन्होंने, जयराम रमेश ने लिखा है कि वाराणसी के अंदर उन्होंने नाले की बात करी है कि वहाँ पे नालियाँ बहुत हैं और वहाँ पर जो है मैला ढोने की प्रथा। मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ पर वाराणसी में जो गंदगी थी, जो नालियाँ थी, वो मैंने उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ हमने। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो लिख रहे हैं कि वाराणसी में एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। अब जयराम रमेश जी को ये मालूम नहीं है कि वाराणसी में कैंसर हॉस्पिटल शुरू हो चुका है। मतलब आप सोचिए कि इतना बड़ा आप इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं मीडिया के, और आप जो है वाराणसी के बारे में उन्होंने स्कूल और शिफ्ट की लिखी है। मेरे पास अभी इन हैंड जानकारी नहीं है कि स्कूल नहीं खुला वाराणसी में, मुझे लगता है दर्जनों स्कूल नए खुले हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने सबसे बड़ी बात जो लिखी कि एक भी हॉस्पिटल नहीं बना, मुझे लगता है कि जिस तरह से BHU के हॉस्पिटल का जो उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ है, और उसके अलावा जो कैंसर हॉस्पिटल खुला है, एक कैंसर हॉस्पिटल तो मैंने खुद जो उसका उद्घाटन अपनी आंखों से देखा है, और पता नहीं कितने हॉस्पिटल शायद और होंगे। तो मुझे लगता है इस तरह की चीजें कहने से पहले राजनीति में थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए, आप जब बनारस के बारे में इस तरह की चीजें लिख रहे हैं। विनोद जी, तो जब आप ये कह रहे थे, तो जो नमामि गंगे का अभियान शुरू हुआ था, और काशी के उसमें वहां पे गंगा में लोगों को एक आचमन करने में भी थोड़ी सी झिझक होती थी। आज उस काशी में जो गंगा की जो वहां पे निर्मलता है, उसको एक साइंटिस्ट का वो टेस्टेड है कि आज काशी में आप देखिए कि गंगा किस तरह से साफ हुई है। तो उसके पीछे जयराम रमेश जी को देखना चाहिए कि काशी में प्रतिदिन जो है 140 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले STP का, कई STP का निर्माण हुआ है। जो आप 10 STP ऐसे हैं कि जो पूरे काशी के शहर के जो भी वहाँ पे गंदगी गिराया जाता है, शहर का कचरा उसमें डाला जाता है, सारे शहर के उस पानी को, गंदे पानी को साफ करके उसको एग्रीकल्चर यूज के लिए फिर से रीयूज करके भेजा जाता है। तो ये कितना बदला है काशी। अगर वो काशी ना आएंगे तो शायद काशी को नहीं समझ पाएंगे। काशी को तब समझ पाएंगे कि जब उस काशी को पहली बार, आप अगर देखिए कि जो होलकर ये थी महारानी, उसने जब वो काशी का, कम से कम काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण कराया था। विनोद जी, उसके बाद विनोद जी आप अपनी बात पूरी रखिएगा, क्योंकि अभी तथ्यों की बात हो रही थी, जो कुछ तथ्य मिल गए रिसर्च से। मैं अशोक जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। 2014 के बाद से काशी का कायाकल्प पूर्वांचल के एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में हुआ है। उसके तथ्य कुछ इस तरह से भी हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल में 30 समर्पित NICU केयर बेड को उसमें जोड़ा गया है, 30 उच्च निर्भरता इकाइयों का निर्माण किया गया है, तथा 40 मात्र देखभाल वाले बिस्तरों के साथ 100 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल का निर्माण
2014 के बाद हुआ है। इसी के साथ जिला अस्पताल में भी 50 बेड जोड़े गए हैं। 430 बेड के सुपर स्पेशलिटी बेड अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया है। 74 बेड का मनोरोग अस्पताल भी बनारस में शुरू किया गया है। इसके अलावा कोविड के समय किस प्रकार से व्यवस्थाओं को वहां पर जमीन पर उतारा गया, इसका भी एक लंबी सी लिस्ट है। हालांकि काफी समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर से उसका भी लिस्ट है। और उसके साथ साथ जो भी राज्य